इंसान के दिमाग में उठने वाला हर एक विचार हम्म सिर्फ एक हवाई एहसास नहीं है। हम्म मतलब ये सच में प्रोटीन से बना एक असली भौतिक पेड़ है जो हमारे दिमाग के अंदर बाकायदा उग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ विचार रूपी पेड़ इतने जहरीले होते हैं कि वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को ही हैक कर लेते हैं। सही बात है। अक्सर जब हम कहते हैं कि लाइक बस अब और नहीं, मेरा दिमाग फटने वाला है, हम्म तो हमें लगता है कि ये महज एक थकान है। हम्म लेकिन असल में उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल तूफान चल रहा होता है। तो आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मकसद डॉक्टर कैरोलिन लीफ की किताब हेल्प इन अ हरी के आधार पर उन वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों को समझना है जो हमें तनाव या घबराहट और अफरा तफरी के माहौल में तुरंत शांति पाने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली तो इस पर गहराई से बात करते हैं। इस पूरे विज्ञान और इसके पीछे के सिस्टम को समझने से पहले एक मशहूर अरबी कहावत का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि कुछ दिन शहद जैसे होते हैं और कुछ दिन प्याज जैसे। प्याज जैसे हाँ, मतलब रुलाने वाली। हाँ, बिल्कुल रुलाने वाले। जिंदगी कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट या एक जैसी नहीं होती। पर जब वो प्याज वाले दिन आते हैं, जब सब कुछ बेकाबू हो जाता है, तब हमारे पास एक मानसिक छाता होना चाहिए ताकि हम उस तनाव के तूफान से बच सकें। और ये चर्चा इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि हमेशा खुश कैसे रहा जाए या 120 साल तक की उम्र कैसे पाई जाए। हम यहाँ कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाने वाले। बिल्कुल नहीं। ये चर्चा इस बात की गहराई में जाने के लिए है कि जब दिमाग सच में फटने की कगार पर हो, हम्म तब माइंड ब्रेन बॉडी कनेक्शन के पीछे का विज्ञान कैसे काम करता है। और उसे तुरंत कैसे संभाला जाए। सही बात है। तो चलिए इस विज्ञान को थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ, तनाव कम करने के तरीके ढूंढने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मन और मस्तिष्क यानी जो हमारा ब्रेन है, उसके बीच आखिर क्या खेल चल रहा है। आमतौर पर लोग इन्हें एक ही चीज मान लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर करना जरूरी है। अच्छा, तो ये अलग अलग है। हाँ, मन और मस्तिष्क एक नहीं है। मन एक तरह की ऊर्जा है। ये ऊर्जा सोचने, महसूस करने और चुनने की प्रक्रिया से पैदा होती है। मतलब थिंकिंग, फीलिंग और चूजिंग। एकदम सही। हम इंसान 24 घंटे इस ऊर्जा को पैदा करते हैं, यहाँ तक कि सोते वक्त भी। दूसरी तरफ मस्तिष्क या हमारा दिमाग जो है वो एक न्यूरोप्लास्टिक रिस्पॉन्डर है। न्यूरोप्लास्टिक रिस्पॉन्डर मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग एक भौतिक अंग है जो हमारे मन के निर्देशों के अनुसार अपने आकार और अपनी सर्किटरी को लगातार बदलता रहता है। दिमाग खुद से मन को पैदा नहीं करता, ओहो। बल्कि मन दिमाग नाम के इस बायोलॉजिकल हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है। ओके, लेट मी अनपैक दिस। हाँ, तो मतलब हमारा मन एक तरह से पर्सनल आई क्लाउड या इंटरनेट बादल की तरह है, हाँ, जो हमारे सारे अनुभवों का डेटा और ऊर्जा इकट्ठा करता है। हाँ, और हमारा दिमाग वो फिजिकल हार्डवेयर है जहां ये डेटा स्टोर होता है, बिल्कुल। और उसी के हिसाब से वो अपनी वायरिंग बदलता है। में पेड़ों की तरह उगते हैं। पेड़ों की तरह? सच में? हाँ, बिल्कुल सच में। जब मन कोई विचार पैदा करता है तो दिमाग के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स दौड़ते हैं और प्रोटीन के छोटे छोटे धागे जुड़कर सचमुच के पेड़ जैसा ढांचा बना लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प विजुअल है। और इन पेड़ों की जड़ें हमारी यादें और हमारे गहरे अनुभव होते हैं। उनका तना वो नजरिया है जिससे हम उन अनुभवों को देखते हैं। और उन पेड़ों की पत्तियां हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार हैं जो बाहरी दुनिया को दिखाई देता है। ये तस्वीर तो बहुत दिलचस्प है कि हमारे दिमाग में एक पूरा जंगल उग रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। बताइए। अगर किसी इंसान के दिमाग में पहले से ही बुरे या टॉक्सिक विचारों के पेड़ उग चुके हैं, जैसे कोई पुरानी कड़वी याद या बचपन का कोई ट्रॉमा जिसने गहरी जड़ें जमा ली हैं, तो क्या उन्हें वाकई उखाड़ना मुमकिन है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान यही साबित करता है कि ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन एक बार जब हार्डवेयर में कोई गहरी संरचना बन जाती है, तो उसे तोड़ना इतना आसान तो नहीं होता होगा ना? आसान नहीं है, पर हमारा दिमाग लगातार बदल रहा है। जब कोई इंसान अपने सोचने का तरीका बदलता है तो मन की ऊर्जा उन पुराने जहरीले पेड़ों तक जानी बंद हो जाती है। अच्छा, तो बिना ऊर्जा के वो सूख जाते हैं। एग्जैक्टली। बिना ऊर्जा के वो प्रोटीन के ढांचे कमजोर पड़ने लगते हैं और पिघलने लगते हैं। इसे विज्ञान में न्यूरल प्रूनिंग कहते हैं। न्यूरल प्रूनिंग। और डॉक्टर लीफ के शोध का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये बताता है कि किसी भी नए विचार को एक पक्की आदत बनने और पुराने को पूरी तरह मिटाने में कम से कम 63 दिन लगते हैं। वेट, 63 दिन? आमतौर पर तो लोग 21 दिन की बात करते हैं कि 21 दिन में आदत बन जाती है। हाँ, ये बहुत कॉमन धारणा है, पर ये 63 दिन का गणित थोड़ा अलग है।
21 दिन का समय सिर्फ उस पुराने जहरीले पेड़ को तोड़ने और नए विचार का बीज बोने के लिए होता है। ओके। लेकिन अगर इंसान 21 दिन बाद ही रुक जाए तो वो नया बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा और पुरानी आदत वापस आ जाएगी। मतलब वो जड़ें दोबारा हरी हो जाएंगी। बिल्कुल। अगले 42 दिन उस नए प्रोटीन के ढांचे को मजबूत करने, उसकी शाखाएं बढ़ाने और उसे दिमाग के एक ऑटोमेटिक हिस्से में बदलने के लिए जरूरी होते हैं। तो टोटल 63 दिन। हाँ, इसलिए 63 दिन का समय हमारे रिएक्शन को पूरी तरह से बदलने और एक नया न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन बायोलॉजी के नियम के अनुसार ये पूरी तरह मुमकिन है। सही कहा। अब जब ये बात साफ हो गई कि विचार भौतिक पेड़ों की तरह उगते हैं और उन्हें बदला जा सकता है, तो अगला सवाल ये है कि अक्सर हमारा दिमाग एक प्रेशर कुकर क्यों बन जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब इंसान ओवरथिंकिंग के उस भंवर में क्यों फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है? इसके पीछे स्ट्रेस हार्मोन्स का पूरा एक विज्ञान काम करता है। देखिए, दबाव या प्रेशर हमेशा बुरा नहीं होता। हाँ, थोड़ा प्रेशर तो काम करने के लिए चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा प्रेशर बहुत जरूरी और अच्छा होता है, जिसे गुड स्ट्रेस कहते हैं। ये गुड स्ट्रेस हमारे दिल की धमनियों को खोलता है, दिमाग के फ्रंटल लोब तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है और काम पे फोकस बढ़ाता है। तो फिर ये प्रेशर कुकर वाली फीलिंग कहाँ से आती है? असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसान का ध्यान इस बात पर अटक जाए कि मैंने आज क्या क्या नहीं किया या मुझसे क्या गलती हो गई। ओ, यानी नेगेटिव लूप में फंस जाना। हाँ, जब लगातार असफलताओं पर ध्यान केंद्रित होता है तो दिमाग खतरे का सिग्नल भेजता है। खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है और ये जो सकारात्मक दबाव था वो टॉक्सिक स्ट्रेस में बदल जाता है। और यही वो बायोलॉजिकल ट्रिगर होता है जहां ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई हैमस्टर व्हील चल रहा हो। हैमस्टर व्हील? हाँ, वो गोल पहिया जिसमें एक चूहा बस गोल गोल भाग रहा है, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहा। इंसान एक ही समस्या को 100 अलग अलग तरीकों से सोचता है, पर कोई हल नहीं निकलता। बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। इस हैमस्टर व्हील का बायोलॉजिकल मतलब है कि दिमाग एक ही टॉक्सिक न्यूरल पाथवे पर बार बार बिजली दौड़ा रहा है। तो इसे रोकें कैसे? इसे रोकने के लिए डीप थिंकिंग या गहरी सोच की जरूरत होती है। गहरी सोच से दिमाग में नए नर्व सेल्स बनते हैं, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। डॉक्टर लीफ के मुताबिक कुछ पढ़ना इस चक्र को तोड़ने का एक बेहद प्रभावशाली तरीका है। Here's where it gets really interesting. मतलब जब इंसान का दिमाग पहले ही इतना ज्यादा सोच कर थक चुका है, ओवरथिंक कर रहा है, तो क्या एक किताब उठाकर और सोचना वाकई उसे शांत कर सकता है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी जलती हुई आग में और लकड़ी डाल दी जाए। मैं समझ सकता हूँ कि ये ऊपर से देखने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। हाँ, क्योंकि तनाव के वक्त किसी चीज को पढ़ना दिमाग को शांत कैसे करेगा? इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत शानदार है। जब इंसान कोई किताब पढ़ता है तो दिमाग को शब्दों के जरिए एक पूरी नई दुनिया, नए चेहरे और नए हालात गढ़ने पड़ते हैं। इस काम के लिए दिमाग को भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। नतीजतन दिमाग अपने उस हिस्से से खून और ऊर्जा खींच लेता है जो घबराहट और ओवरथिंकिंग पैदा कर रहा था। जैसे कि एमिगडाला। एग्जैक्टली। एमिगडाला से ऊर्जा खींचकर उसे कल्पना और तर्क वाले हिस्सों में लगा देता है। इस शिफ्ट की वजह से दिमाग में अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स बननी शुरू हो जाती हैं, जो कि हमें रिलैक्स करती हैं। हाँ, ये वो तरंगे हैं जो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं और ओवरथिंकिंग के उस जहरीले लूप को शारीरिक रूप से तोड़ देती हैं। मोड़ रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वरी करने का एक समय तय करना, या शेड्यूल अ टाइम टू वरी। बिल्कुल, ये भी एक बेहतरीन तकनीक है। तो क्या हम अपने डर को भी इस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं? हाँ, ये तकनीक मानसिक सीमाओं या बाउंड्रीज को तय करने पर आधारित है। जब इंसान दिन भर किसी बात को लेकर थोड़ा थोड़ा पैनिक करता रहता है तो उसका दिमाग लगातार एक लो लेवल स्ट्रेस में रहता है, जो बहुत थका देने वाला होता है। इसके बजाय अगर एक तय समय रखा जाए, जैसे शाम के 5 मिनट, और उस दौरान पूरी शिद्दत से उस समस्या के बारे में चिंता की जाए, तो दिमाग को एक स्पष्ट संकेत मिलता है। और जैसे ही वो समय खत्म हो, एक एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ना होता है। ये बायोलॉजिकल तौर पर दिमाग को बताता है कि खतरे को संज्ञान में ले लिया गया है और उस पर काम हो रहा है, जिससे दिमाग बाकी समय शांत रह पाता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। खुद की ओवरथिंकिंग को तो टाइमर लगाकर और बाउंड्रीज बनाकर रोका जा सकता है। सही कहा। लेकिन तब क्या, जब कोई दूसरा इंसान बेवजह गुस्सा दिलाए या अचानक जिंदगी में कोई बड़ा संकट आ जाए जिस पर हमारा कोई जोर ना हो? हाँ, ये हालात तो सबके साथ होते हैं। तब इस न्यूरोप्लास्टिसिटी और मन की ऊर्जा का क्या करें?
डॉक्टर लीफ इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी का इस्तेमाल करती हैं। जिंदगी के इस अचानक आई अफरा तफरी को एक दलदल की तरह देखना चाहिए। दलदल या क्विकसैंड? हाँ, जब कोई इंसान दलदल में फंसता है और घबराकर हाथ पैर मारता है तो विज्ञान कहता है कि वो और तेजी से अंदर धंसने लगता है। पैनिक करने से स्थिति और बिगड़ती है। बिल्कुल। यहाँ शांति का मतलब ये नहीं है कि इंसान खुश होकर मुस्कुराने लगे। शांति का मतलब है इस दलदल में सांस लेने का रास्ता ढूंढना, ताकि डूबने से बचा जा सके और दिमाग लॉजिकली काम कर सके। ये दलदल वाला नजरिया मुझे उस रोप मेज यानी रस्सी की भूल भुलैया वाले मशहूर प्रयोग की याद दिलाता है। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट बहुत दिलचस्प था। जहां लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी और उन्हें एक रस्सी पकड़कर भूल भुलैया से बाहर निकलने को कहा गया था। लोग घंटों गोल गोल घूमते रहे, परेशान होते रहे, दीवार से टकराते रहे, जबकि हल बहुत आसान था। एग्जैक्टली। उन्हें शुरू में ही बाहर निकलने का सिर्फ एक स्पष्ट रास्ता बताया गया था, हाथ उठाकर मदद मांगना। पर वो खुद से सब सुलझाने के चक्कर में फंसे रहे। यही हम मसल जिंदगी में भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब दलदल असल जिंदगी का हो, जब सामने कोई खड़ा होके चिल्ला रहा हो और उसे मुक्का मारने का मन कर रहा हो, तब इंसान खुद को उस दलदल में धंसने और रिएक्ट करने से कैसे बचाए? यहीं पर इंसान के पास चुनने की शक्ति होती है। डॉक्टर लीफ की 10 सेकेंड पॉज तकनीक इस स्थिति में एक बायोलॉजिकल हैक की तरह काम करती है। 10 सेकेंड पॉज? हाँ, ये सिर्फ मन को शांत करने की कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि शरीर के कॉर्टिसोल लेवल को गिराने का एक वैज्ञानिक तरीका है। 10 सेकेंड का पॉज। आमतौर पर लोग कहते हैं कि गुस्सा है तो 10 तक गिनो, पर मुझे लगता है कि विज्ञान सिर्फ गिनने से कहीं ज्यादा गहरा होगा। बहुत गहरा है। इसके पीछे का बायोलॉजिकल खेल क्या है? ये तकनीक शरीर में क्या बदलाव लाती है? देखिए, गिनती गिनने से सिर्फ ध्यान भटकता है, लेकिन इस खास तकनीक से खून का प्रवाह बदलता है। जब गुस्सा आए तो 2 काउंट तक गहरी सांस अंदर लेनी चाहिए। ओके। इतनी गहरी कि पसलियां यानी रिबकेज फैलती हुई महसूस हों। फिर 2 काउंट तक उस सांस को रोकना चाहिए। और उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, 6 काउंट तक मुंह से वूश की आवाज करते हुए सांस बाहर छोड़नी चाहिए। वूश करके सांस छोड़ना, इससे क्या होता है? ये लंबा एक्सेल अतिरिक्त ऑक्सीजन को सीधे दिमाग के अगले हिस्से यानी फ्रंटल लोब में धकेलता है। ये हिस्सा तर्क और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। ओह, तो जैसे ही वहां ऑक्सीजन पहुंचती है, शरीर का अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला शांत होने लगता है और स्ट्रेस हार्मोन तुरंत नीचे आ जाते हैं। तो बेसिकली हम सांस के जरिए अपने दिमाग के पैनिक बटन को ओवरराइड कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा था कि इस सांस की प्रक्रिया के साथ साथ कुछ विजुअलाइजेशन भी किया जा सकता है, जो इसे और असरदार बनाता है। हाँ, विजुअलाइजेशन दिमाग को उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से अलग करने में मदद करता है। कैसे? जब सांस ली जा रही हो तो उस गुस्सा दिलाने वाले इंसान को एक छोटी सी चींटी की तरह सोचा जा सकता है, जो जमीन पर कहीं दूर चिल्ला रही है। ये तो बहुत फनी है, चींटी की तरह। या फिर ये कल्पना की जा सकती है कि इंसान ने एक बहुत मजबूत कवच पहना हुआ है और उस सामने वाले के कड़वे शब्द तीर की तरह आ रहे हैं और उस कवच से टकराकर बेअसर होकर जमीन पर गिर रहे हैं। बिल्कुल। ये नजरिया दिमाग को ये विश्वास दिलाता है कि वो शब्द कोई असल शारीरिक खतरा नहीं है। ये कवच वाला नजरिया बहुत काम का है, लेकिन सच कहें तो हर वक्त ये कवच पहने रखना, हर बात पर 10 सेकंड की सांस लेना और लगातार हालात से लड़ते रहना बहुत थका देने वाला होता है। वो तो है ही, मानसिक ऊर्जा बहुत खर्च होती है। इसी वजह से एक समय बाद इंसान महसूस करता है कि उसके दिमाग की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है और हर समय एक भयानक थकान बनी रहती है। ऐसे में दिमाग को वापस कैसे जिंदा किया जाए? इस थकान की जड़ हमारी कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन की सीमित ऊर्जा है। अवचेतन मन तो 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन चेतन मन की एक स्पष्ट क्षमता होती है। मतलब हम कॉन्शियसली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, और आजकल इंसान इस चेतन मन को सबसे ज्यादा थकाता है मिल्कशेक मल्टीटास्किंग से। मिल्कशेक मल्टीटास्किंग, ये क्या होता है? क्या आपने कभी दिमाग को मथने वाली फीलिंग महसूस की है? हाँ, कई बार। तो क्या इसका मतलब कई काम एक साथ करते हुए दिमाग को मथना है? हाँ, तो इसका मतलब है कि मल्टीटास्किंग असल में एक धोखा है और हम सिर्फ दिमाग का कचरा कर रहे हैं। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे रैपिड टास्क स्विचिंग कहते हैं। मतलब एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदना। हाँ, जब इंसान फोन पर ईमेल चेक करते हुए टीवी भी देख रहा होता है
और किसी से बात भी कर रहा होता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत तेजी से एक काम के नियमों से दूसरे काम के नियमों पर कूद रहा होता है। बाप रे। इन तेज अधूरे और कमजोर शिफ्ट्स की वजह से भारी मात्रा में ग्लूकोज जलता है। ये दिमाग के सेल्स और न्यूरोकेमिकल्स को मथ कर एक मिल्कशेक बना देते हैं। और इसीलिए इसे मिल्कशेक मल्टीटास्किंग कहते हैं। बिल्कुल। और ये पीछे भारी मात्रा में मेटाबॉलिक कचरा छोड़ जाते हैं। यही कचरा ब्रेन फॉग और उस भयानक थकान का कारण बनता है। तो इस कचरे को साफ कैसे किया जाए? इस मिल्कशेक मशीन को रोकने का कोई उपाय है? इसे साफ करने के लिए दिन में 1 से 5 मिनट के थिंकर मोमेंट्स लेने चाहिए। थिंकर मोमेंट्स? इसका मतलब है सारे काम और स्क्रीन बंद करके सिर्फ आंखें बंद करना और अपने ख्यालों को बिना किसी रोक टोक के आजाद छोड़ देना, यानी दिन में सपने देखना या डे ड्रीमिंग। अच्छा, सिर्फ खाली बैठना है? हाँ, जब इंसान ऐसा करता है तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है। ये डीएमएन ही वो सिस्टम है जो दिमाग में जमे हुए उस टॉक्सिक कचरे को साफ करता है और हमारे न्यूरॉन्स को रीबूट करता है। एग्जैक्टली, कॉग्निटिव ऊर्जा को रिस्टोर करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? अगर किसी के दिमाग में पहले से ही बहुत डरावने, बुरे या इंट्रूसिव ख्यालात चल रहे हों, तो खाली बैठकर सपने देखना या ख्यालों को आजाद छोड़ना तो उसे अपने ही डर के साथ एक कमरे में बंद करने जैसा हो जाएगा। ये तो है। वो इंसान रिलैक्स होने के बजाय और ज्यादा पैनिक करेगा ना। ये बहुत ही वाजिब और व्यावहारिक चिंता है आपकी। जब दिमाग नेगेटिविटी से भरा हो तो खाली बैठना खतरनाक लग सकता है। तो फिर क्या करें? यहीं पर डॉक्टर लीव का 3.1 रेशियो काम आता है, जो डॉक्टर बारबरा फ्रेडरिक्सन के शोध पर आधारित है। इंसान का दिमाग विकासात्मक तौर पर खतरों को जल्दी पकड़ता है, एवोल्यूशन की वजह से। हाँ, नेगेटिव विचार वेल्क्रो की तरह दिमाग से चिपक जाते हैं, जबकि पॉजिटिव विचार टेफ्लॉन की तरह फिसल जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी उपमा है। नेगेटिविटी चिपक जाती है। बिल्कुल। इसलिए दिमाग के रसायन को संतुलित रखने के लिए हर एक नकारात्मक विचार के मुकाबले 3 सकारात्मक विचारों की जरूरत होती है। 3.1 का अनुपात मतलब एक नेगेटिव के भारीपन को काटने के लिए 3 पॉजिटिव यादों का वजन। एग्जैक्टली। ये बायोलॉजिकल लेवल पर कैसे काम करता है? जब कोई बुरा या डरावना ख्याल आए तो उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय जानबूझकर अपनी 3 बहुत ही अच्छी और सकारात्मक यादें ढूंढनी चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके। जब इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है तो उसके दिमाग में एक बहुत तेज दिमागी या इलेक्ट्रिकल तूफान आ जाता है। अगर इंसान का QEEG किया जाए, जो कि दिमाग का वो ब्रेन मैप होता है ना? हाँ, दिमाग की बिजली और तरंगों को मापने वाला, तो उसमें इस तूफान को लाल धब्बों की तरह साफ देखा जा सकता है, जिसे अक्सर क्वांटम वेव्स की सुनामी कहा जाता है। बाप रे, क्वांटम वेव्स की सुनामी? ये 3.1 का अनुपात उस तेज इलेक्ट्रिकल सुनामी को शांत करता है, उन लाल धब्बों को कम करता है और दिमाग के ऊर्जा प्रवाह को वापस स्वस्थ संतुलन में ले आता है। वाह! तो इसका मतलब है कि इंसान अपनी खुद की अच्छी यादों को अपने बायोलॉजिकल बचाव के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और ये सब कहीं ना कहीं खुद के साथ एक दोस्त की तरह पेश आने के बारे में है। सही कहा। अगर कोई दोस्त दुखी या परेशान होता है तो कोई उसे डांटता नहीं है, बल्कि उसे समझता है। हमें अपने खुद के विचारों और अपने दिमाग के साथ भी यही करुणा दिखानी होती है। सही मायने में ये खुद को वो मानसिक स्पेस देने के बारे में जहां हीलिंग हो सके। दिमाग को बदलने में वक्त लगता है, ऊर्जा लगती है और सबसे जरूरी चीज धैर्य लगता है। तो इस पूरी गहन चर्चा के धागों को अगर हम एक साथ पिरोएं तो सार ये निकलता है कि जिंदगी हमेशा सुलझी हुई या परफेक्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। अफरा तफरी आएगी, दलदल सामने होंगे और सबसे बड़ी बात जो हमें खुद को याद दिलानी है वो ये है कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। यानी कभी कभी ठीक ना होना, घबरा जाना या थक जाना भी बिल्कुल सामान्य है। और उस सामान्य स्थिति से बाहर आने के लिए ही ये विज्ञान काम आता है। अपने विचारों को भौतिक पेड़ों की तरह पहचानना, गुस्से के वक्त 10 सेकंड वाली वो गहरी सांस लेना जो फ्रंटल लोब तक ऑक्सीजन पहुंचाए, अपनी मानसिक बाउंड्रीज तय करना। हाँ, और दिमाग का कचरा करने वाली मिल्कशेक मल्टीटास्किंग को छोड़कर दिन में कुछ मिनट थिंकर मोमेंट्स को अपनाना। ये महज दार्शनिक बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो व्यावहारिक और वैज्ञानिक टूल्स हैं जो इंसान को जिंदगी के उस दलदल में डूबने से बचाते हैं। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और थोड़ा उकसाने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आज इस बात पर गहराई से चर्चा हुई कि कैसे इंसान के विचार सिर्फ एहसास नहीं है,
बल्कि वो प्रोटीन के पेड़ों के रूप में एक फिजिकल आकार लेते हैं। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा विचार हमारे दिमाग के बायोलॉजिकल ढांचे को बदल सकता है, तो क्या गुस्से या भयानक तनाव के वक्त लिया गया वो 10 सेकंड का एक छोटा सा पॉज आने वाले 63 दिनों में इंसान के डीएनए और आने वाली पीढ़ियों के जीन एक्सप्रेशन को पूरी तरह से बदलकर एक नया और बेहतर भविष्य लिख सकता है? बहुत ही गहरी बात है। अगर विज्ञान की इस गहराई को समझा जाए तो एक छोटी सी सांस में पीढ़ियों को बदलने की ताकत छुपी हो सकती है। ये वाकई में मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा चमत्कार है। इस विचार की शक्ति के बारे में आप जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने और मन तथा मस्तिष्क के इस अद्भुत विज्ञान को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।